विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हिंदी में भीषिका विकृति भी कहते हैं। भीषिका विकृति दुश्चिंता विकृति का ही एक प्रकार है। मैंने इसका जिक्र अपने पिछले वीडियो में भी किया था, और जिसमें मैंने बताया था कि चिंता विकृति से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, चिंता के जिसका मेन कारण चिंता होता है। तो आज उसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नई बीमारी जिसका नाम है भीषिका विकृति या पैनिक डिसऑर्डर। विद्यार्थियों, पैनिक का मतलब है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डर जाना, उस स्थिति की कल्पना करके भी घबरा जाना, और जैसे ही घबराते हैं और उसमें हमें एंजाइटी आ जाती है, जिसका कोई भी कारण नहीं होता। रोगी को अगर पूछा जाए तो वो खुद भी नहीं बता पाता कि उसका कारण क्या था। तो अगर हम इसे सीधे और सरल शब्दों में देखें तो हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक ऐसा डर है जो ट्रिगर के रूप में आता है और जिसके सिम्टम्स हमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही दिखाई देते हैं, जिसमें व्यक्ति को हमेशा ऐसी फीलिंग होती है कि मेरी सांस घुट रही है, मेरे को सांस ठीक से नहीं आ रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और वो घबरा रहा है, पसीने पसीने हो जाता है। और जब तक वो उस पर सोचता है तब तक उसे अटैक आ जाता है और वो जहाँ होता है वहाँ गिर जाता है और छटपटाता है। इसका ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट तक का हो सकता है और उसे ऐसा लगता है कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आज के इस सत्र में विद्यार्थियों हम सीखेंगे कि पैनिक अटैक होता क्या है, कैसे आता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये पैनिक अटैक है, तो इससे हम कैसे बचें और इसके कारण कौन से होते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल कारणों से होता है, एनवायरमेंटल कारणों से होता है, या किसी बायोलॉजिकल फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अगले स्टेप में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसका डायग्नोस करें और निदान करें, और साथ ही क्या कोई ट्रीटमेंट रेमेडी है या क्या इससे व्यक्ति अपने को बचने के लिए कुछ उपचारात्मक पद्धतियों को अपना सकता है, उसका लाभ उसे मिल सकता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लेवल पर किस तरह से अपने लक्षणों को देखकर, इन पैनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड लक्षणों को देखकर समझकर अपने लिए खुद ही हेल्प कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। विद्यार्थियों, अक्सर ये प्रश्न आता है, शायद आपके भी मन में आया होगा कि पैनिक डिसऑर्डर या भीषिका विकृति क्या है और हम कैसे इसे पहचानेंगे कि ये एक बीमारी है। पैनिक अटैक्स आर सडन periods of intense fear that may include palpitation, sweating, shaking, choking, shortness of breath, numbness, and the feeling of something terrible is going to happen, which is very very important। रोगी को ये लगता है कि कुछ तो बहुत बुरा घटित होने वाला है, और क्या घटित होने वाला है अगर हम उससे पूछते हैं तो वो बता पाने में असमर्थ होता है, उसका कारण वो नहीं बता पाता। तो और मगर बता नहीं पाता, मगर उसको सोचकर वो घबराता रहता है, कुछ उसे अनप्लीजेंट सी फीलिंग्स उसके मन में आती रहती हैं। तो इसके फलस्वरूप वो डर जाता है, चिंता से घिर जाता है और परेशान हो जाता है। ये इतना सीवियर होता है, ये सिम्टम्स इतने जल्दी आते हैं और सीवियर होते हैं कि व्यक्ति फेंट होकर गिर जाता है और उसे दिन में एक बार, कई बार, सप्ताह में, महीने में इन दौरों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपके लिए 7 पिक्चर्स लाई हूँ जो कि अलग अलग इमोशंस को दिखा रही हैं, और इस इमोशन से आपको समझने में मदद मिलेगी कि पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति या रोगी को किस तरह की फीलिंग होती है और किस तरह के विचार आते हैं। तो एक कैप्शंस के साथ में आपके सामने रखूंगी और उसको समझाने की चेष्टा करूंगी। I hope you can understand the symptoms of panic disorder. फर्स्ट पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, उसके फेशियल इमोशंस को देखिए। वो घबराया हुआ है, वो नोटिस करता है कि जैसे उसे अटैक आने वाला होता है, वो नोटिस करता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। उसको लगता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है और उसको वो फील करता है, और ये बॉडी सेंसेशन आती है। उसे लगता है माई ब्रीदिंग्स फील ऑड,
सबसे पहले उसे जो फीलिंग आती है, उसे लगता है कि उसकी सांसें ठीक से नहीं चल रही हैं। और जैसे ये थॉट उसके दिमाग में आता है, सेकंड पिक्चर में देखिए, ये थॉट उसके दिमाग में जैसे ही आया कि मुझे सांस ठीक से नहीं आ रही है, तो उसे लगता है कि कुछ तो बहुत खतरनाक होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है जिसको सोचकर वो घबरा रहा है, और उसको वो और अधिक सोचता जाता है। तीसरी पिक्चर में देखिए कि घबराहट में उसका माइंड एंड बॉडी कंट्रोल जो है वो बिगड़ रहा है, और ही फील एप्रीहेंसिव, एंजाइटी। चौथे में देखिए आप कि पिक्चर में वो अपने आप को जकड़ सा रहा है। एंजाइटी स्ट्रेंथन द बॉडी, सेंसेशंस हैव मोर थॉट्स, और उसके मन में डरावने विचार आ रहे हैं, वो जो उसे और भी फियर में ले जा रहे हैं और एंजाइटी के कारण बन रहे हैं, एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब वो सोचता है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ही बुरा होगा, हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि मैं मर जाऊं, या आने वाली परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग ना हो। मे मोर अटेंशन टू द बॉडी फील मोर एप्रीहेंसिव, और घबराता है वो, और वो ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिज थॉट्स, अपने विचारों को रोक नहीं पाता है। और ये लास्ट, अब ये 6 पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में कि कैसे वो सारे बुरे विचारों से घिरा हुआ है, और ये विचार जो हैं उसके मन में लगातार आते जा रहे हैं और उसको और भी बुरी परिस्थिति में बांटते जा रहे हैं। दिस इज गेटिंग इवन वर्स, आई थिंक आई एम गोइंग टू पास आउट। उसको लगता है अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब मैं अकेला हूँ और मैं इस परिस्थिति में घिर गया हूँ, अब यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा, अब मेरी मौत निश्चित है। और इस तरह की फीलिंग जैसे ही उसके दिमाग में आती है, वो फेंट होकर गिर जाता है या उसे अटैक आ जाता है। कभी कभी तो विद्यार्थियों ऐसा हो जाता है कि जैसे ही एंजाइटी अटैक आता है तो रोगी चिल्लाता है, अपने बाल नोचता है और कपड़े तक फाड़ सकता है, बहुत बुरी स्थिति होती है, और चीखता है, चिल्लाता है, लोगों को लगता है पता नहीं इसके साथ क्या हो गया, और फेंट होकर वो जमीन पर गिर जाता है। आइए हम देखते हैं कि पैनिक अटैक का मुख्य कारण, एक मॉडल से मैंने समझाने की कोशिश की है बड़े शॉर्ट में। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझाने में। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसे बताने की कोशिश की है। इंटेंस फियर ऑफ फीलिंग अबाउट समथिंग दैट विल हैपन, ये विचार जैसे ही उसके दिमाग में आता है तो 2 तरह के लक्षण हमको देखने के लिए मिलते हैं, एक फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। फिजिकल में हमने पहले भी चर्चा की है, जैसे ही एंजाइटी के बारे में जब मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था, अपने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था, तो मैंने बताया था बहुत सारे लक्षणों की चर्चा हमने की थी, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल, सारे सिम्टम्स की हमने बात की थी। तब हमने उस समय बताया था आपको कि जैसे एंजाइटी होती है तो व्यक्ति को स्वेटिंग होती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, वो घबरा जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, नाड़ी की गति बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स मैंने बताए थे। पैनिक में थोड़ा सा यही सिम्टम्स जो हैं ज़्यादा सीवियर मोड में आते हैं, ज़्यादा उसकी सीवियरिटी रहती है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट की वो बहुत ज़्यादा शिकायत करता है, और साथ ही पल्पिटेशन भी उसका बढ़ जाता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में नमनेस और ट्रिंगलिंग सेंसेशंस, फीलिंग ऑफ चोकिंग, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, और सांस और गला घुटने की सेंसेशन उसको होती है, और साथ ही उसको लगता है फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, उसको लगता है ऐसा कुछ घटित होने वाला है जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, और धीरे धीरे वो डिपर्सनलाइजेशन या बीइंग अटैच, उसको लगता है बीइंग डिटैच की फीलिंग उसके मन में आती है, वो सबसे अपने आप को अलग थलग पाता है। और जैसे ही ये फीलिंग उसके मन में आती है तो ही इज फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, जैसे उसको लगता है कि अब मेरा कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये विचार जैसे उसके मन में आता है तो वो एकदम क्रेजी हो जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, फेंट हो जाता है, सिर के बाल नोचने लगता है। इस तरह की सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। यहाँ आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ मैंने 3 कलर का उपयोग किया है। मैंने मेन और मेजर सिम्टम्स जो हैं उसको ब्लैक कलर से आपको दिखाया है, और फिजिकल सिम्टम्स को मैंने ब्लू कलर में दिखाया है, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को रेड कलर से शो किया है। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस तरह की मनोवैज्ञानिक और मानसिक और शारीरिक लक्षण
इस बीमारी में देखने मिलते हैं। ये जितने सिम्टम्स की चर्चा मैंने यहाँ पर की है उसमें से अगर ये सारे सिम्टम्स 4 से 13 मिनिमम अगर उसे आते हैं और 1 घंटे तक लगातार बने रहते हैं तो समझ जाइए कि वो रोगी जो है विशिका विकृति से पीड़ित है, या जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक्स उसको आ रहे हैं। सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट मॉडल पैनिक अटैक विद मल्टीपल डिसीजेस। जी हाँ, ये अटैक जो है बहुत सारी बीमारियों की कॉम्बिनेशन और उनसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और ये बीमारियां मेनली जो डिफाइन की गई है वो 4 हैं। पहला है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें हम कहते हैं विषाद विकृति, जिसमें व्यक्ति बहुत डिप्रेशन के जोन में जाता है, तब भी पैनिक अटैक्स उससे रिलेटेड होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को हम PTSD भी कहते हैं। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि कोई बुरी घटना जिंदगी में कभी पहले घट गई हो या कभी बहुत बुरा हुआ हो, उसका इफेक्ट बहुत देर तक लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है और बहुत देर तक भी रह सकता है, जब तक कि वो व्यक्ति पूरी तरह से क्योर ना हो जाए या वो अपने आप को उस परिस्थिति से कोप अप ना कर ले। तो ये पोस्ट का मतलब है पहले और बाद में, और ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब है कि जो लक्षण जो पहले घटना हुई उसके लक्षण हमें बाद में भी आते हैं, और जब जब याद आती है वो परिस्थिति तो उसमें उसको अटैक्स आने लगते हैं। तो इसका भी संबंध पैनिक अटैक के साथ है। तीसरा है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब है नशीले पदार्थों का सेवन, या ऐसे कुछ बीमारी, ऐसे जो कुछ दवाइयां हैं जिनको खाने से हमारा एंजाइटी और फियर बढ़ जाता है, या नहीं मिले तो आदमी उसको पाने के लिए परेशान हो जाता है, तो उस समय भी उसे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। इसका चौथा जिस बीमारी से कनेक्शन है और जो बहुत डायरेक्ट है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर और अदर काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें एगोरोफोबिया के बारे में बताया गया है। पैनिक अटैक्स विद एगोरोफोबिया एंड पैनिक अटैक्स विदाउट एगोरोफोबिया। सो नाउ you want to know the meaning of agoraphobia. So let me clear the meaning of agoraphobia. Agoraphobia is directly related with the social gathering. व्यक्ति को लगता है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डरता है, कभी कभी सामाजिक समारोह में जाने से डरता है। उसे लगता है, क्यों डरता है, उसको ये फीलिंग आ जाती है कि अगर मैं वहां गया और मुझे अटैक आ गया तो मुझे कौन बचाएगा, मैं मर जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा, तो वो बाहर निकलना छोड़ देता है, तो उसे कहते हैं एगोरोफोबिया। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी समाज में जाने से डर, समाज के किसी सामाजिक समारोह में जाने से डर, लोगों से मिलने से डर, ग्रुप में रहने से डर। अभी आप सोच रहे होंगे ना, जब मैं आपको बता रही हूँ सोशल एंजाइटी के बारे में, तो आप जरूर सोच रहे होंगे, आई थिंक दीज डेज यू आर फीलिंग अबाउट सोशल एंजाइटी बिकॉज क्वारंटाइन चल रहा है, सब ने कहा है लोगों से मत मिलो, अपने आप को सुरक्षित रखो, घर में रहो, है ना। और अगर मान लीजिए आप किसी कंटेमिनेटेड व्यक्ति से मिलते हो तो कोरोना होने का डर है, तो सोशल एंजाइटी है कि अभी हमको किसी से नहीं मिलना है। बट दिस इज टेम्परेरी एंड इट इज ऑल अबाउट नॉर्मल, बिकॉज ये नॉर्मल बिहेवियर, क्यों, बिकॉज ये बहुत कम समय के लिए है, थोड़े से समय के लिए चला जाएगा, आप वापस नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएंगे, तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे अभी की परिस्थिति को। पर सोशल एंजाइटी में व्यक्ति को जिंदगी भर समाज में जाने से या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से डर लगता है, लोगों से बोलने में डर लगता है, मिलने में डर लगता है, तो पैनिक अटैक का एक सीधा संबंध जो है वो सोशल एंजाइटी के साथ भी देखा गया है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बताया है कि व्हाट कॉजेस पैनिक अटैक। ठीक है, जब पैनिक अटैक होता है तो कैसे व्यक्ति के दिमाग में और उसकी बॉडी में कैसे सेंसेशंस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो जैसे ही उसे लगता है कि एक लॉन्ग टाइम स्ट्रेस आया जिसका कारण उसको नहीं पता, वरीज एंड फियर्स एक्यूमुलेट इन योर एंशियस माइंड। जैसे ही कोई चिंता, कोई डर, कोई परिस्थिति का इमेजिनेशन किया और एक एंजाइटी क्रिएट हुई, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको मिस इंटरप्रिएट करता है, और वो जब मिस इंटरप्रिएट करता है यानी उसे गलत समझता है, तो फियर की फीलिंग हमारे अंदर आती है, जो कि एक खतरनाक खतरे का आभास हमको कराती है।
3 नंबर में आप देखिए, मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जिंदगी में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं या संघर्ष की स्थितियां आती हैं तो हमारे पास 3 विकल्प होते हैं। या तो हम उन परिस्थितियों का सामना करें, डट कर उनसे लड़ाई करें। लड़ाई मतलब ऐसे भीषण भीषण वाली लड़ाई नहीं, माने आप उस परिस्थिति के सामना करें और उसके सॉल्यूशंस खोजें। और दूसरा है या तो हम फ्लाइट करें। फ्लाइट का मतलब है कि हम उस जगह से भाग जाएं, पलायन करें, उसे अवॉइड करें, उसकी उपेक्षा करें, ये भी जरूरी हो जाता है कई बार। और तीसरा है आपका फ्रीज। मैंने तीनों ही कंडीशंस का बहुत डिटेल में जिक्र अपने पिछले वीडियो में किया था। और ये तीनों में से जैसे ही कोई परिस्थिति सामने आई, जैसे ही रोगी के सामने एक ख्याल आया, डर का ख्याल आया, डर की अनुभूति हुई और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे गलत समझा, मिस इंटरप्रेट किया और ये फीलिंग जो है उसको डेंजर या फियर के रूप में सामने आई, तो फाइट और फ्लाइट जो हार्मोन्स है, उसके लिए जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसे हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, और ये जैसे ही रिलीज होता है तो सबकॉन्शियस टू हेल्प यू हैंडल द डेंजर, जैसे ये रिलीज होता है तो हम जो सामने वाली परिस्थिति है उसका सामना करने में अपने आप को तैयार कर लेते हैं। परंतु पैनिक अटैक के रोगियों के साथ ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए वो डेंजर का अनुभव करते हैं। चौथे नंबर में आप देखें, सिंस यू डोंट कॉन्शियसली सी डेंजर, यू don't recognize the out of context hormone sensations, therefore you also fear that. यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम कॉन्शियस होते हैं किसी डेंजर के बारे में, हम जानते हैं नहीं, जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं किसी डेंजर के जानने में और वो अचानक से आ जाता है तो हम तैयार नहीं होते अपने आप को उस परिस्थिति से सामना करने में और हम थ्रेटन हो जाते हैं। और ये इट कॉज The response to this increased fear, even more fight or flight hormone are released. और जैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोई खतरनाक स्थिति हमारे सामने आई है तो हम फाइट और फ्लाइट करने के लिए, वो एक्शन करने के लिए या उस परिस्थिति से लड़ने के लिए या भागने के लिए और भी हार्मोन को सीक्रेट करने की जरूरत होती है। ठीक, और ये दिस कॉज योर फियर इंक्रीजेस फॉर द इंक्रीज सेंसेशंस। और यहाँ पर ये और हमें डर की स्थिति में ले जाता है, यानी डर कम नहीं हो रहा, डर आपका बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे ही ये बढ़ा तो जो है इवन मोर हार्मोन रिलीज होने की जरूरत हो जाती है। तो जैसे ही 6 और 7 कंडीशन रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है और हार्मोन चाहिए लड़ने के लिए, और परंतु उसके वो नहीं हो रहा, वो सीक्रेट नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति पैनिक हो जाता है, डर में चला जाता है और उसको इतनी सीवियर एंजाइटी क्रिएट होती है कि उसे अटैक आ जाता है। तो आई होप सो कि आपने ये 9 पॉइंट से समझा होगा कि पैनिक अटैक किस तरह से आता है। यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सम पीपल माइट जस्ट हैव वन ऑफ पैनिक अटैक एंड नॉट एक्सपीरियंस एनी मोर। कभी कभी किसी को एक ही अटैक आता है और किसी को कई आ सकते हैं, दिन में कई बार हो सकता है और इसका रिपीटिशन सप्ताह में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, पर कब होगा ये वो रोगी स्वयं भी नहीं जानता। अचानक से कभी भी वो परिस्थिति आ जाती है जिसके बारे में उसने वो बहुत सोच रहा होता है। तो यहाँ पर इस कलरफुल चार्ट पे मैंने आपको दिखाना और बताना चाहा है कि हाँ, जब पैनिक कंडीशन आती है तो हाउ यू माइट थिंक। अभी समझ लीजिए कि आप एक उदाहरण के लिए, आप है नहीं पर आप समझ लीजिए कि अगर ये परिस्थिति आपके साथ हो तो या किसी रोगी के साथ हो तो क्या सोचता है। हाउ यू माइट थिंक थॉट्स आर समथिंग टेरिबल इज अबाउट टू हैपन। मैंने बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि उसे ये लगता है कि बुरे बुरे सपने हैं, बुरे बुरे चीजें हैं, बुरी परिस्थितियां हैं जिसका इमेजिनेशन अनकॉन्शियसली वो कर रहा है, लगातार कर रहा है, कारण उसको मालूम नहीं है, तो उसे लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है। और ये जो बुरा हो रहा है, एक तो पहले ये बात सोचता है जब वो पैनिक अटैक के पहले की स्थिति है, थॉट्स दैट यू आर गोइंग टू डाई। दूसरा थॉट आता है कि अगर ऐसा मेरे साथ कुछ हो गया मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे बचने का तो कोई भी उम्मीद नहीं है। तीसरा थॉट जो उसके दिमाग में आता है वो है थॉट दैट यू हैव टू एस्केप राइट नाउ। उसे लगता है मैं किसी तरीके से भी उस परिस्थिति से क्या हो जाऊं, बाहर निकल जाऊं। हाउ यू माइट फील। जब आप ये 3 तरह की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं तो उसको हम फील भी, कोई भी चीज को हम फील करने की आदत होती है ना, तो वो भी फील कर रहा है, तो क्या फील करेगा, ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, उस डर जा रहा है, घबरा जा रहा है
लो फील कर रहा है, एंशियस है, डर जा रहा है, अफ्रेड हो रहा है, टेरिफाइड हो रहा है, स्केर्ड हो रहा है, दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स विल कम। और हाउ यू माइट एक्ट, वो रोगी या वो व्यक्ति या आप अभी नहीं है, पैनिक अटैक के पेशेंट नहीं है, बट मैं एक इमेजिनेशन करने के लिए बोल रही हूँ, या तो फिर आप ऐसा करिए कि सोचिए कि रोगी उस समय क्या फील करता है। एस्केप सिचुएशंस दैट यू परसीव एज डेंजरस, और जब जैसे ही ये फीलिंग आई तो उसको लगता है कि हाँ बड़ी खतरनाक परिस्थिति अब मेरे सामने आ गई है और मुझे उससे बचना है। तो बचना है, मगर उसे बचने के तरीके नहीं मालूम है, तो एंजाइटी बढ़ती जा रही है, हार्मोन और सीक्रेट हो रहा है और रिलीज हो रहा है कि किसी तरीके से फाइट और फ्लाइट करें, परंतु ये उसे पैनिक अटैक में डाल रहा है, पैनिक बना रहा है और वो अवॉइड कर रहा है सिचुएशंस के लिए वेयर यू हैव पैनिक। और वो ऐसे कंडीशन में अगर जब उसे सेंसेशन हो जाता है, एक बार लग जाता है, तो वो उन कंडीशंस में जाने से अपने आप को रोकता है, बचाता है और उसे अवॉइड करता है। तो यहाँ ये एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश की है। चलिए, आज हमने देखा अभी तक कि पैनिक अटैक क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे लोग उस पैनिक अटैक में फील करते हैं। आज अब हम देखेंगे कि उसके कॉजेस क्या हैं। ऐसे तो इसके कॉजेस बहुत क्लियर नहीं डिफाइन है, बट उसे 3 भागों में बांटने की कोशिश की है। दैट इज रिलेट टू द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। ये 3 मेन कारण है और ज्यादातर ये फैमिली में किसी को हुआ है। और ट्विंस की स्टडीज से रिसर्चेस में देखा गया कि ट्विंस जहाँ हैं वहाँ पर ये जेनेटिकली बहुत जल्दी दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इन्होंने सीरोटोनिन और कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन की बात भी की है। ये हार्मोन्स जो है, ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं और जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके कम और ज्यादा होने से भी अटैक्स आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इन्होंने देखा कि अगर कोई घटना इंसान की जिंदगी में कभी घटित हो गई है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं और जब जब वो रिपीट होते हैं तब तब उसे अटैक्स आते हैं। तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंट में बहुत है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई। इस तरह के जो कॉजेज हैं वो भी पैनिक होने के लिए इंसान को जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर हमने उनका निदान कर लिया, देख लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या आदमी उस पैनिक अटैक में जीवन भर रहेगा या उससे गेट ओवर भी हो सकता है। सो लेट अस सी। यहाँ पर साइकोथेरेपी और मेडिकेशन, दीज आर द 2 ways टू क्योर फ्रॉम पैनिक अटैक। साइकोथेरेपी में CBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे फेमस है, सबसे कारगर सिद्ध हुई है। और इसमें 6 things to do जो नेक्स्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में व्यक्ति ने जो मिसकंसेप्शंस और अतार्किक विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं उसको भी हम चेंज करते हैं। और 6 चीजें यहाँ बताई गई हैं जिसमें हम रोगी को सिखाते हैं साइकोथेरेपी के दौरान कि वो आइडेंटिफाई करे उन सिम्टम्स को जो पैनिक अटैक के समय आते हैं, ताकि वो अगले अटैक आने के पहले कॉन्शियस हो जाए और अपनी सुरक्षा कर सके और उसका पैनिक लेवल डिक्रीज हो जाए। मॉनिटर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, इवेंट्स और थ्रेट। उसको सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस को देखेगा और उससे ऐसे थ्रेट्स को पहचानेगा जो उसके जीवन में इस तरह के अटैक आने के पहले क्रिएट होते हैं। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती है। मस्कुलर और मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स सबसे ज्यादा कारगर हैं। और चेंजिंग बिलीव्स, व्यक्ति ने जो गलत बातें देख ली हैं, सुन ली हैं या अपने दिमाग में बिठा ली हैं, उस बिलीव्स को, उन विश्वासों को चेंज करने की जरूरत होती है। और उसे एक्सपोजर टेक्निक भी यूज करनी बताई गई है। जैसे कि सिचुएशन जो एंजाइटी क्रिएट करती है उसके लिए वो पहले से ही सोच ले उस समय वो क्या करेगा, अगर वो कंडीशन आ गई तो कैसे उससे बचेगा और अपने आप कौन से तरीके इस्तेमाल करेगा, तो उसको पैनिक अटैक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन और एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं। यहाँ मैंने जिन मेडिसिन का उपयोग किया है ये ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के द्वारा दी जाती हैं। मैंने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट्स भी डाला है कि इनको आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना। सेल्फ हेल्प स्किल्स में
बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले सेशन में भी बताई थी, वो बहुत कारगर हैं। यहाँ पर मेन मैं फोकस करूँगी डीप ब्रीदिंग के ऊपर, एरोमा थेरेपी के ऊपर। डीप ब्रीदिंग और एरोमा थेरेपी बहुत कारगर है नेचुरल वे में, अगर क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमेशा अच्छे के लिए तैयार रहता है। वो खुशबू से मूड जो है वो स्विंग्स होते हैं, और इसलिए एरोमा थेरेपी बहुत यूजफुल है और ये करना। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर बुरी परिस्थिति या बुरा कुछ घटित हुआ है जीवन में, तो वो जब भी याद आए उसको, उस फीलिंग को आप कागज में लिखते जाइए या कहीं राइट डाउन करके रख दीजिए, और वो आपको टेंशन और एंजाइटी रिलीज करने में हेल्प आउट करेंगे। यहाँ लास्ट में मैंने रेफरेंसेस दिए हैं आपको आगे और भविष्य में पढ़ने के लिए, तो आप इन साइट्स और वेबलिंक्स का यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। यहाँ लास्ट में मैंने एक लिंक दिया है, इस सेशन को खत्म करने के पहले आप इस लिंक को खोलिए और जरूर देखिए। इसमें एक शॉर्ट फिल्म मैंने दी है जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन स्टे विद मी, गुड बाय।